Yes, assalamu alaikum everyone. How are you all? वालेकुम अस्सलाम मैम। असाइनमेंट चेक कर लिया? जी मैम। ओके। एलएमएस पे देनी है और 2 जून से पहले 2 जून स्टार्ट होने का मतलब है कि 1 जून की 11:59 PM तक सबमिट करा देना, फिर बाद में मुझे ना कहना कि लेट हो गए। ओके मैम। ठीक हो गया? कोई इशू? मैम एक क्वेश्चन है। यार क्यों हाँ जी, सॉरी वो मीटिंग एंड हो गई थी। अच्छा, कोई इशू पुराने लेक्चर्स में आ रहे हैं? नहीं मैम, एक असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन था। एक मिनट, असाइनमेंट, एक मिनट। किसी को कोई लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन? अभी किसी का माइक ऑन हुआ था। कोमल, हाँ जी। मैम वो मैंने रिकॉर्डिंग्स का पूछना था, आप कब तक अपलोड कर देंगे? अभी सिर्फ 5 लेक्चर्स की अपलोड हुई है ना। बाकियों की इंशाल्लाह आज कर दूंगी। यस मैम, क्योंकि मैंने एक लेक्चर नहीं लिया हुआ था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ, वो हो जाएगी इंशाल्लाह, आज हो जाएगी, डोंट वरी। अभी ये लेक्चर लेकर ना फिर करती हूँ। जी फुजैल, पूछे बच्चे। मैम क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जिसमें हम लोगों ने मसल्स के नाम लिखने ड्यूरिंग फॉलोइंग मूवमेंट्स ना। सो उसमें आपका क्वेश्चन है कि हम लोगों ने उन मसल्स के नाम लिखने जो स्ट्रेच्ड मसल्स हैं। अब जब हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग एल्बो फ्लेक्स कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे जो मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ब्रेकियोरेडियलिस, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो मसल स्ट्रेच हो रहा है वो तो ट्राइसेप स्ट्रेच होगा ना ड्यूरिंग बाइसेप फ्लेक्शन। हाँ, तो ट्राइसेप्स लिखना है। मैंने मतलब आप उल्टा लोगों मसल दिखेंगे ना। ऑपोजिट, एग्जैक्टली। मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि स्ट्रेचिंग करता है ना समटाइम्स, हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा था कि जो इंटर्न्स वगैरह होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी यही एल्बो मैम मैं फ्लेक्शन। हाँ, तो वो इसलिए मैं आप लोगों को कर रही हूँ ताकि आप एक दफा लिखोगे आप लोगों की सुन तो कंफ्यूजन मोबाइल ना दूर खड़ी। कोई कोई गलतियां। ये महक प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, तो कुछ मिस्टेक्स होंगी बट बाय द एंड आप लोगों के माइंड में आ जाएगा कि स्ट्रेचिंग ऑपोजिट मसल्स के नेम्स है। ठीक है, इसलिए मैंने ये दिया। वही ना मैम, चलो थैंक यू। तो वो हाँ, वो शोल्डर फ्लेक्शन में आपका ट्राइसेप्स आएगा। ओके ओके। तो और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अच्छा जी। और मैंने चीटिंग का मैंने बताया था कि मार्क्स कट जाएंगे, तो जरा ध्यान से करिएगा, चीटिंग चूटिंग करनी हुई तो। मैम वैसे बुक से करो कॉपी, बट हाँ, बुक से, ये हाँ। बुक से करो, बट ये है कि अपनी आई वांट योर अंडरस्टैंडिंग। ओके ठीक है, मैम, ये तो खैर जो जी। मसल्स वगैरह हैं वो तो मतलब उसमें तो सारों के ही सेम आने हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कोशिश करो कि अपनी वर्डिंग यूज करो, एग्जांपल दे दो, कोई आप सिनेरियो बना के बता दो, तो कुछ भी करो बट कोशिश करो कि अपनी वर्डिंग को। ठीक है, मैं जो जो ओन वर्डिंग होगी मैं उनको प्रेफर करूंगी। आई जस्ट वांट कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली। ठीक है जी। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 है ना आज। अच्छा, हमारा रिव्यू हो गया। मुझे कोई लास्ट लेक्चर का जल्दी से रिव्यू दे सकता है, क्या क्या हमने पढ़ा था? एक्सेसरी मोशंस मुझे कोई बता दे क्या होता है? एक्सेसरी मूवमेंट्स या एक्सेसरी मोशन? मैम एक्सेसरी मूवमेंट वो होती हैं कि जो एक पेशेंट खुद ही परफॉर्म नहीं कर सकता, वो फिजिकल थेरेपिस्ट ही उस पर परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जो मोशंस होती हैं जॉइंट के लेवल पे। नो, दैट इज नॉट द आंसर। फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी ना परफॉर्म, वो मैम पेशेंट जो खुद भी कर नेचुरल सकता है। मूवमेंट्स होती हैं, जो हम मूवमेंट्स करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ कुछ और भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जैसे कि स्कैपुला पे हो रही होती हैं, जब हम शोल्डर की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो उसको ऐसी मूवमेंट्स करते हैं। ठीक हो गया। ये जो पहला बच्चा कौन था जो मुझे सुना रहा था? बच्चे एक दफा आप रिकॉर्डिंग सुनना। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने करानी है तो वो एक्सेसरी हो जाएगी। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों का ये है तो दैट्स वेरी रॉन्ग। प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं आज अपलोड कर दूंगी। ठीक है। और कोई जॉइंट प्ले क्या होता है? मैम आपने कन्वेक्स रूल का पूछा। हाँ, यस, कनकेव कन्वेक्स रूल। व्हाट इज कनकेव कन्वेक्स रूल?
एनीवन? मैम जब जॉइंट की कन्वेक्स सरफेस मूव करती है ना, तो जो भी उस पे मूवमेंट आ रही होती है, ग्लाइडिंग आ रही होती है जॉइंट पे, या जो भी मूवमेंट आ रही होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, मतलब जो कन्वेक्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, और जो कनकेव पे जब होती है तो उसके सेम डायरेक्शन में आ रही है। क्या डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन बता रहे हो? मैम मूवमेंट की, अच्छा ओके, जो भी एनीवन ग्लाइडिंग। एल्स? ठीक हो गया, ठीक हो गया, शाबाश। एनीवन एल्स? मतलब जो रोल और ग्लाइड हो रहा होता है ना, अगर कन्वेक्स मूव करेगी तो रोलिंग और ग्लाइडिंग उसकी ऑपोजिट साइड में मूव हो रही होगी, और अगर कनकेव सरफेस मूव कर रही है तो फिर वो जो ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर हो रही है वो जिस साइड में कनकेव सरफेस मूव कर रही है उसी साइड में। शाबाश। देखो कनकेव कन्वेक्स रूल बेसिकली आपकी रोलिंग और ग्लाइडिंग की ना डायरेक्शन को करता है जस्टिफाई, और उसी के अकॉर्डिंगली जब हमें पता होगा कि कन्वेक्स कनकेव रूल क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमने मोबिलाइजेशंस देनी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर तो पहले तो कन्वेक्स कनकेव रूल है क्या कि हमारी मूविंग बोन्स होती हैं, जॉइंट जब हमारा है तो एक मूव बोन स्टेशनरी होगी और दूसरी बोन जो है वो मूव कर रही होगी। मैं शोल्डर पे ही एग्जांपल दे रही हूँ। शोल्डर में आपकी ग्लिनोइड कैविटी जो है वो स्टेशनरी होती है जब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होती है, और जो आपका ह्यूमरस का हेड होता है वो मूव कर रहा होता है। अब ह्यूमरस का हेड जो है वो कनकेव सरफेस में होता है, सॉरी कन्वेक्स सरफेस होती है उसकी, और जो ग्लिनोइड होती है उसकी कनकेव सरफेस होती है। जो सी शेप होती है वो बेसिकली कनकेविटी होती है, और जो बल्जिंग आउट होती है वो कन्वेक्सिटी होती है। सो आपकी अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दूं, अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा जी, ये देखो, ये आपकी कन्वेक्स सरफेस है, ह्यूमरस का हेड है, और ये आपकी कनकेव सरफेस है, ग्लिनोइड कैविटी है। ये आपका पूरा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है। अब जब मूवमेंट होगी तो मूव किसने करना है? इसने, ठीक है ना, इस वाले ने। अब ये सरफेस क्या है? कन्वेक्स सरफेस है। जब कोई मूविंग बोन मूव करेगी जिसकी सरफेस कन्वेक्स होगी तो उसकी जो रोलिंग और ग्लाइडिंग होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेट्स से कि अगर वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, बोन मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, तो आपकी रोलिंग और ग्लाइडिंग इस डायरेक्शन में आ रही होगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हमने मोबिलाइजेशन करनी होती है तो हम चेक करते हैं कि हमने कौन सी बोन की मोबिलाइजेशन करनी है, कौन से जॉइंट की। अब मेरे पास फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आया है, मैंने उसका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को मोबाइल करना है क्योंकि उसका शोल्डर जो है वो मूव नहीं कर रहा। अब उसकी फ्लेक्शन लिमिटेड है, ठीक है। फ्लेक्शन लिमिटेड का मतलब है फ्लेक्शन अगर आप करोगे तो बोन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपकी जो रोलिंग या ग्लाइडिंग है, रोलिंग आ रही होती है वो कौन सी साइड पे आ रही है? अगर ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो बैकवर्ड साइड पे आ रही है, ठीक है। यही जो मैंने बताया हुआ है, समझ लो ये आपका ह्यूमरस है। अब इसने जब फॉरवर्ड मूव करनी है तभी शोल्डर फ्लेक्शन आएगी, तो आपकी ग्लाइड कहाँ पे आ रही है? इस साइड पे। तो जब आपने उसकी मोबिलाइजेशन करनी है तो आपने उसको बैकवर्ड थ्रस्ट देना है, थ्रस्ट तो नहीं है, बैकवर्ड ऑसिलेशंस देनी है या सस्टेन मूवमेंट देनी है, मतलब कि आपने उसकी बोन को इस तरफ मूव करवाना है। जब आप ऑपोजिट साइड पे मूव करवाओगे तो उसका शोल्डर फ्लेक्शन ठीक होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो कॉन्केव कन्वेक्स रूल है ना, ये तो सिंपल है कि मूविंग बोन अगर कॉन्वेक्स है तो आपकी ग्लाइड या रोलिंग या स्लाइड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर मूविंग सरफेस कनकेव है तो आपकी जो स्लाइड, रोलिंग, ग्लाइडिंग है वो सेम डायरेक्शन में है। बट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम मोबिलाइजेशन के साथ इसको कनेक्ट करें तो मोबिलाइजेशन में फिर हमें चेक करना होता है कि अगर तो हम उस बोन को मूव सही करवा रहे हैं जो कि कन्वेक्स इन नेचर है, और उस पे शोल्डर अगर हमने फ्लेक्शन करवानी है, अबडक्शन करवानी है, तो हम ऑपोजिट साइड की मोबिलाइजेशन देंगे। मगर अगर फॉर एग्जांपल नी है, अब नी क्या है? नी पे आपका कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है, उसकी सरफेस जो होती है वो कनकेव होती है। अब अगर रोलिंग और स्लाइडिंग, सॉरी, हमने जो ग्लाइड देनी है, मोबिलाइजेशन देनी है, वो हम सेम डायरेक्शन में देंगे। अगर शोल्डर फ्लेक्शन, वो नी फ्लेक्शन करवानी है तो नी फ्लेक्शन बैकवर्ड जा रही है तो हम बैकवर्ड स्लाइडिंग मोबिलाइजेशन देंगे। अगर नी एक्सटेंशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी अपवर्ड ग्लाइड देंगे, मीडियल लेटरल देंगे अगर एबडक्शन एडक्शन करवानी है। बट अगर हम शोल्डर की बात करें तो शोल्डर में अगर हमने फ्लेक्शन हमारी फॉरवर्ड है तो हम उसकी मोबिलाइजेशन बैकवर्ड करवाएंगे, ऑपोजिट करवाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है?
यस मैम। बस ये सिग्निफिकेंस कॉनकेव कन्वेक्स रूल की, इन्होंने कॉनकेव कन्वेक्स रूल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट ये मोबिलाइजेशन के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस रूल के, अगर आप लोगों को ये रूल नहीं पता होगा और अगर आप इस रूल को फॉलो करके मोबिलाइजेशन नहीं दोगे तो आपकी वो मूवमेंट बेटर नहीं होगी। आप अगर देखो जो मोबिलाइजेशन होती है ना, ग्लाइड्स बेसिकली इसे कहते हैं कि हम ग्लाइड्स करवा रहे हैं, शोल्डर पे ग्लाइड्स दे रहे हैं, इसका मतलब होता है कि मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो अगर हम वो ग्लाइड्स सेम मतलब उस डायरेक्शन पे नहीं देंगे जिधर रिक्वायर्ड होती है, इंफीरियर होती है, सुपीरियर होती है, लैटरल मीडियल होती है, डायरेक्शंस होती हैं, अगर हम उन स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे ग्लाइडिंग या मोबिलाइजेशन नहीं देंगे तो हमारी स्पेसिफिक मूवमेंट ठीक नहीं होगी। सो इसलिए हमें पता होना चाहिए मोबिलाइजेशन करवाने से पहले कि जो हम जॉइंट मोबाइल करने लगे हैं उसकी जो मूविंग बोन है वो कौन सी है, कनकेव है या कन्वेक्स है। अच्छा जी, ये कनकेव कन्वेक्स हो गया। अब हम लेक्चर पे अपनी बात कर रहे थे। अच्छा ये सारा हो गया। अब आज की जो हमारी है इसी से रिलेटेड है, कोई डेफिनेशन प्रिंसिपल्स करने हैं, कोई हमारे पास रूल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं मसल्स के, एंड्योरेंस के, उनका देखना और फिर रेजिस्टेंस देखनी है, रेजिस्टेंस क्या होती है। नाउ व्हाट इज मसल परफॉर्मेंस? सिंपल, अगर हम बात कर रहे हैं मेडिकल टर्म में या फिजियोथेरेपी के टर्म में, मसल परफॉर्मेंस कैसे कहते हैं? दैट अ कैपेसिटी ऑफ अ मसल टू डू वर्क, कि किसी भी मसल की जो कैपेसिटी है, दैट इज योर मसल परफॉर्मेंस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द बॉडी सिस्टम्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है मसल परफॉर्मेंस और हर बॉडी का सिस्टम इस पे अफेक्ट कर रहा होता है आपकी मसल परफॉर्मेंस। अब मसल परफॉर्मेंस के जो की एलिमेंट्स हैं दे आर स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस। अगर किसी की स्ट्रेंथ और पावर अच्छी है और उसकी एंड्योरेंस अच्छी नहीं है तो उसकी मसल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर किसी की पावर अच्छी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अच्छी है तो उसकी मसल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तीनों में से कोई भी कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो दैट मींस कि उसकी मसल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अजान होले पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मसल परफॉर्मेंस हो गई। सो मसल परफॉर्मेंस में हमने बात की कि हमारे पास 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस। अगर तीनों में से कोई भी लैकिंग है तो हमारी मसल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। देन वी हैव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस बेसिकली क्या होती हैं? फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इन विच डायनामिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रेजिस्टेड बाय एन आउटसाइड फोर्स अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करो। अब चाहे वो डायनामिकली हो रहा है चाहे वो स्टैटिक हो रहा है। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन और डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन पड़ी हुई है ना, कि अगर मूविंग में है कॉन्ट्रैक्शन तो डायनामिक है, अगर स्टैटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन लगा रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन हम रेजिस्ट कर रहे हैं, बेटा प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लो, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, अगर हम वो जो
कॉन्ट्रैक्शन है हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट खुद कर रहा है चाहे वो किसी मशीन के थ्रू करवा रहा है, तो दैट इज योर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक्स और आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस मुझे कोई बता सकता है कौन सी होती है? वो एक्सरसाइज होती है जिसमें मसल की लेंथ सेम रहती है, ठीक है, और कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जस्ट थोड़ी सी शाबाश, कि मसल लेंथ जो है आपकी सेम रहनी है। आप समझो कि एक वॉल है और वॉल को आप पुशिंग मूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, आपने अपने हाथ वॉल पे रखे हुए हैं और आप उसको पुश कर रहे हो। अब लाजमी बात है वॉल ने मूव तो नहीं करना ना, आप मूव कर रहे हो, मगर आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। आपके जो शोल्डर ये जो आर्म है, आर्म के जितने भी मसल्स हैं आपके उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो दैट इज अ स्टैटिक मसल वर्क। और ये आपके काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं स्टैटिक में। अगर आप डायनामिक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मूवमेंट कर रही हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट उसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस दे रहा है, तो दैट इज योर अगेन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वर्क। सो बेसिकली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के ऑपोजिट जब फोर्स लगवा रहे होते हैं हम, चाहे वो मैकेनिकली लगवा रहे हैं चाहे वो मैनुअली लगवा रहे हैं, तो वो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हमारी स्ट्रेंथ गेन होती है। ठीक हो गया? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। अच्छा, ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं ना, ये अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो वेल एंड गुड, अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं भी होती और हमें परमिशन मिल जाती है कि मैं ऑल्टरनेटिव बैचेस में बुला के आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा दूं, तो ये जितनी भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ये मैं नोट डाउन कर रही हूँ, तो हम ये सारा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, तो इस पर परेशान नहीं होना कि आप लोगों को आता नहीं है। ओके, क्योंकि लाजमी बात है जब आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे, विजिबली देखोगे, तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, ऐसे इतनी क्लियर नहीं होती। So it is the essential element of rehabilitation program. It is for persons with impaired function. It is the integral component of conditioning program for those who wish to promote their physical well-being, potentially enhance performance of motor skills and reduce the risk. Basically वो कह रहे हैं कि जो resistance exercise है ये rehabilitation program की key exercise होती है। Impaired function किसी के हों तो होता है। Conditioning program अगर किसी ने करना है ताकि अपनी physical हेल्थ को वो बेहतर कर सकें, अपनी इंजरीज को रिड्यूस कर सकें। हमारे पास वो क्लाइंट्स भी तो आते हैं ना जिनको बेसिकली कोई इंजरी नहीं होती बट वो अपनी फिजिकल फिटनेस ठीक करना चाह रहे होते हैं, तो फिजिकल फिटनेस में भी ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव होती है स्ट्रेंथ के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रेंजेस इंक्रीज नहीं हो रही हैं, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा के थोड़ा सा कंपोनेंट ऐड करो, रेजिस्टेंस हो जाएगी। पेन की प्रॉब्लम आ रही है, आप पेन आप करवा लो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा लो। सो एनी प्रॉब्लम जो कि फिजिकल थेरेपी डोमेन में आ रही होती है उसमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जरूर होती है, तो ये आप लोगों को ये आनी चाहिए। स्ट्रेंथ हमारे पास और ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से फिर हमारी यही दोनों चीजें सॉरी स्ट्रेंथ ही हमारी बेहतर होती है। एंड्योरेंस जो है ना वो हमारी किसी और तरह की एक्सरसाइजेस से बेहतर होगी। मैंने आप लोगों को बताया था, काइनी में हम लोगों ने पढ़ा था कि लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशंस, याद है? किसी को याद है? ये दो चीजें थी, लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशंस और हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशंस। ठीक हो क्या? अब जो हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशंस हैं उससे हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है। हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशंस इनसे हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रही है। बेसिकली ना हमारे पास यही दो कंपोनेंट्स होते हैं, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, इसी को बेहतर बनाना होता है। पावर साथ साथ इंक्रीज होती जाती है जब ये दोनों चीजें सही होती हैं तो। सो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हमारी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अब स्ट्रेंथ हमारे पास दो तरह की होती है, मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ क्या है बच्चे? प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है प्लीज। ओके, मसल स्ट्रेंथ क्या है? द एबिलिटी, रुको मैं खुद ही कर देती हूँ। ओके, मसल स्ट्रेंथ क्या है? द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू टू प्रोड्यूस टेंशन एंड द रिजल्टेंट फोर्स बेस्ड ऑन द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन द मसल। कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, अगर हम इनसाइड बात करें, माइक्रो लेवल पे बात करें, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की एबिलिटी है कि वो टेंशन प्रोड्यूस कर सके और जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो मतलब जो भी हमारी डिमांड्स है मसल की उस पर फोर्स आ सके, तो दैट इज आवर मसल स्ट्रेंथ।
the greatest measurable force that can be exerted by a muscle or muscle group to overcome resistance during a single maximum effort. कि एक हमने समझ लो एक दफा जोर लगाना है, ठीक है, और वो एक दफा का जोर जितनी भी पीक पे जाएगा, वो जो पीक है दैट इज योर मसल स्ट्रेंथ, जो आप किसी ना किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए लगा रहे हो। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने डोर पुश करना है और बाहर से कोई और बंदा उसको पुश कर रहा है, तो मैंने एक फोर्स लगानी है, ऑपोजिट फोर्स लगानी है, वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगानी है, तो जो मेरी मैक्सिमम फोर्स होगी उसका जो एक ही टाइम पे जो मेरी मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज योर मसल स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ माय मसल्स टू exert any force against the resistance. Functional strength क्या है? The ability of the neuromuscular system to produce, reduce or control forces contemplated or imposed during functional activities. sorry, functional activities के दौरान जब आपने कोई force लगानी है ताकि मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, आपने उसको ज्यादा करना है, आपने उसको कम करना है, आपने उसको कांस्टेंट रखना है, व्हाटएवर इट इज, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज योर फंक्शनल स्ट्रेंथ, जिससे आपने अपनी फंक्शनल एबिलिटीज या फंक्शनल जो आपके एक्टिविटीज हैं उनको एक स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में ओके रखना है, दैट इज योर फंक्शनल स्ट्रेंथ. सो मसल स्ट्रेंथ बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी माइक्रो लेवल पे आती है कि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द मसल जो मेरी फोर्स लग रही है, वो जो भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए लग रही है, वो मसल स्ट्रेंथ है. और फंक्शनल स्ट्रेंथ वो है जो मुझे फंक्शनल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको कम करने के लिए, उसको ज्यादा करने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए, व्हाटएवर, दैट इज माय फंक्शनल स्ट्रेंथ. तो ये दोनों स्ट्रेंथ जब होंगी तो आपकी सिंगल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूट होगी, और सिंगल स्ट्रेंथ जो है दैट इज increased by your resistance exercises. Strength training वही आ गई, systematic procedure of a muscle or muscle group lifting, lowering or controlling heavy loads for a relatively low number of repetitions or over a short period of time. वही बात हो गई, low repetitions, high resistance. ठीक हो गया. पावर इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट. अब पावर में हमारे पास एक कंपोनेंट और ऐड हो गया, स्पीड, कि अगर हमारी स्ट्रेंथ ओके है और हमारी स्पीड अगर हम ओके कर लें उसके साथ, तो हमारी पावर ठीक है. द वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल पर यूनिट ऑफ टाइम, फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम. द रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इज योर पावर. कि हम एक स्ट्रेंथनिंग, एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला काम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ है और हमारा टाइम भी अच्छा है. अब मैं पुशअप्स लगा रही हूँ, एक बंदा है जिसने पुशअप्स 10 पुशअप्स लगाए हैं 5 मिनट्स में, और एक बंदा है जिसने 10 पुशअप्स लगाए हैं 3 मिनट्स में. तो पावर किसकी अच्छी है? 3 मिनट्स वाले की, क्योंकि उनका लोड सेम है, उनकी स्ट्रेंथ सेम है. बट टाइमिंग किसकी अच्छी है? जिसका टाइम कम, जिसने कम टाइम में वो एफर्ट किया है या जिसने कम टाइम में वो स्ट्रेंथ लगाई है. तो पावर इज रिलेटेड विद योर टाइमिंग. ठीक है, जिसका टाइमिंग अच्छा होगा उसकी पावर अच्छी होगी, अगर स्ट्रेंथ सेम रहे. पावर कैन बी enhanced by either increasing the work a muscle must perform during a specified period of time. कि पावर किस तरह एनहांस की जा सकती है? कि या तो आप वर्क इंक्रीज कर दो, या फिर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन फोर्स. कि या तो आप टाइम कम कर दो, उसमें एफिशिएंसी दिखा दो, या फिर अगर आप टाइम, जैसे मैंने ये पुशअप्स की एग्जांपल दी कि एक बंदे ने 10 पुशअप्स लगाए हैं 5 मिनट्स, दूसरे बंदे ने 10 पुशअप्स लगाए हैं 3 मिनट्स में. तो क्या यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रखी है, वर्क सेम रखा है, और हमने टाइम कम कर दिया है, तो पावर हमारी ज्यादा हो गई, जो ये हमारा 3 मिनट्स वाला बंदा है. अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम वर्कलोड ज्यादा कर दें, टाइम सेम रखें. कि एक बंदे ने पुशअप्स लगाए हैं, 10 पुशअप्स लगाए हैं 5 मिनट्स में, और एक बंदे ने 20 पुशअप्स लगाए हैं 5 मिनट्स में. तो यहाँ पे हमारा टाइम कांस्टेंट है बट हमारा वर्क ज्यादा हो गया, तो इसमें भी हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी. तो पावर कैन बी enhanced by 2 ways, either increase your work, either decrease your time. मैम यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ानी है ना. मैम यहाँ पर ये पावर के साथ फिर इंड्योरेंस का भी तो फैक्टर आ जाता है ना? बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल आएगा. अभी आगे एंड्योरेंस डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें हमने कहा हैंड इन हैंड जाएंगी तो हमारा मसल परफॉर्मेंस अच्छी होगी. अगर तीनों में से कोई भी एक चीज कम है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर किसी की स्ट्रेंथ ठीक है और किसी की एंड्योरेंस ठीक है, तो पावर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. यही मैं बता रही हूँ कि आपने जब ट्रेनिंग करवानी होती है ना, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हो, आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हो.
पावर खुद ही मतलब ये दोनों ट्रेनिंग अगर हो रही है ना तो ऑटोमेटिकली पावर भी ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज एंड द शॉर्टर द टाइम पीरियड टेकिंग टू जनरेट फोर्स, द ग्रेटर इज द मसल पावर। एफिशिएंसी है बेसिकली कि जितने कम टाइम में कर लोगे, जितना ज्यादा काम कर लोगे, उतनी आपकी पावर अच्छी है, उतनी आप एफिशिएंट हो, ठीक है। Endurance, the ability to perform low intensity, repetitive or sustained activities over a prolonged period of time is endurance. बेसिकली आपको ना फटीग कॉज होता है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आप 1 माइल भागे हो और आप थक गए हो, आपने 5 मिनट्स रेस्ट किया और आप दोबारा भागने लग गए हो और आपने 1 माइल और कवर कर लिया, तो वो जो 2 माइल्स है आपकी इंड्योरेंस 2 माइल्स नहीं है, आपकी इंड्योरेंस 1 माइल है वहां तक जब आपने रेस्ट लिया है। सो इंड्योरेंस बेसिकली कहते हैं कि लो इंटेंसिटी काम कर रहे हो, रेपिटेटिव या सस्टेन्ड वर्क है, उस पीरियड में जब तक आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ फटीग नहीं आता, ठीक है। अब पुशअप्स हैं, मैं पुशअप्स लगा रही हूँ, मैंने 1 2 3 4 5 पुशअप लगाए और उसके बाद मैंने जरा ना 30 सेकेंड्स का ब्रेक लिया, सांस लिया मैंने और मैंने फिर लगाने लग गई, तो मेरे जो एंड्योरेंस है वो मेरी 10-15 पुशअप्स नहीं है, वो मेरे 5 पुशअप्स है जिसके बाद मैंने 30 सेकेंड्स का ब्रेक लिया। सो कोई भी फटीग पॉइंट, ठीक है, ये नहीं है कि आपने वर्क कंटिन्यू रखा और बीच में आप सांस लेते जा रहे हो, रेस्ट करते जा रहे हो 1 मिनट का, नो, दैट इज नॉट योर एंड्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फटीग आने तक जो आपका काम है वो आपकी एंड्योरेंस है, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस एक होती है, एक सिंपल आपकी एंड्योरेंस होती है जो कि मसल एंड्योरेंस होती है, एक आपकी कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस होती है। ये हम जब कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस कराते हैं तो उसमें ये की फैक्टर होता है, इसको हमने देखना होता है। टोटल बॉडी एंड्योरेंस है, इट इज एसोसिएटेड विद रेपिटेटिव डायनामिक मोटर एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग और अपर एक्सट्रीमिटी एर्गोमेट्री व्हिच इन्वॉल्व यूज ऑफ द लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली बॉडी के जब ज्यादा मसल्स यूज हो रहे हो, लार्ज मसल यूज हो रहे हो और उसका इफेक्ट आपकी रेस्पिरेशन पे आ रहा हो, कि आपकी रेस्पिरेशन उससे बेहतर हो रही है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी उससे बेहतर हो रही है, कि आपकी जो पैल्पिटेशंस आपको नहीं हो रही हैं, आपकी हार्ट बीट ठीक है, तो दैट इज योर कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस, टोटल बॉडी एंड्योरेंस। Muscle endurance is your local endurance. The ability of a muscle to contract rapidly against a load, generate and sustain tension and resist fatigue over an extended period of time is your muscle endurance. अब मैं एक बॉटल है, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, बॉटल मैंने पकड़ी हुई है और मैं उसकी वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा एक बॉडी पार्ट, एक मेरा अपर आर्म जो है वो यूज हो रहा है, यदि बाकी बॉडी तो यूज नहीं हो रही, तो ये मेरी मस्कुलर एंड्योरेंस है कि मैं कितनी जल्दी कितनी देर लगाती हूँ या जो भी है। अगर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ, तो इसमें मेरे बॉडी के सारे लिम्ब्स यूज हो रहे हैं, सारी बॉडी यूज हो रही है, तो दैट इज माय कार्डियोपल्मोनरी या फुल टोटल बॉडी एंड्योरेंस। तो दोनों में डिफरेंस है, अगर सिंगल कोई मसल यूज हो रहा है, सिंगल लिम्ब यूज हो रहा है, तो दैट इज माय मसल एंड्योरेंस जो कि जनरल है, सॉरी जो कि लोकल एंड्योरेंस है। और अगर मेरा पूरा बॉडी यूज हो रही है, पूरे उसमें सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो मेरा कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है? एंड्योरेंस ट्रेनिंग अब आपने किस तरह करानी है? रेपिटेशंस ज्यादा लगवानी है, रेजिस्टेंस कम करनी है। Characterized by having a muscle contract and lift or lower a high light load for many repetitions or sustain a muscle contraction for an extended period of time. वही बात हो गई कि जो मैंने आप लोगों को बताया, ये रूल याद रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशंस आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, और हाई रेपिटेशंस लो रेजिस्टेंस आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। या फिर अगर आप काम करवा रहे हो तो उसका टाइम इंक्रीज करते जाओ तो भी आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग आती जाएगी टाइम के साथ भी, तो पावर फिर इसके साथ कनेक्ट हो रही होती है। इसके की पैरामीटर्स क्या है? लो इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ रेपिटेशंस, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, सिंपल है ये, इसकी बात हो रही है endurance की। So patients with impaired muscle performance, endurance training has a more positive impact on improving function than strength training. अच्छा ये भी है कि patients जिनकी muscle performance इम्पेयर्ड होती है, अगर उनकी हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाएं ना तो उनकी मसल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, क्योंकि इंड्योरेंस के साथ आपकी पावर भी कनेक्टेड है, पीरियड टाइम पीरियड आ रहा है ना, तो समवॉट हमारे दो कंपोनेंट्स ठीक हो रहे होते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता जितना हमारा एंड्योरेंस ट्रेनिंग का आता है। स्ट्रेंथ का भी ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो तभी सही होगी जब आपकी स्ट्रेंथ भी ठीक होगी, बट कंपैरिजन अगर हम करें तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट ज्यादा पॉजिटिव होता है। एमसीक्यू है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव ओवरलोड प्रिंसिपल। व्हाट इज ओवरलोड प्रिंसिपल?
ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपने किसी मसल की परफॉर्मेंस को बेहतर करवाना है तो आप उस मसल की कैपेसिटी से ज्यादा उसको काम करवाओ, सिंपल। ओवरलोड का मतलब है कि उसको नॉर्मल से ज्यादा लोड देना, ओवरलोडेड कर देना। अगर किसी की एक्टिविटी मसल परफॉर्मेंस को आपने बेहतर करना है तो आपने उसको, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मेरी इंड्योरेंस है कि मैं 5 स्टेप्स ले सकती हूँ, 5 स्टेप्स लूंगी और उसके बाद मुझे सांस चढ़ जाएगा, तो मेरी इंड्योरेंस 5 स्टेप्स है। अगर मेरी किसी ने इंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी है तो मैं 5 स्टेप्स नहीं करूंगी, मेरी कैपेसिटी 5 स्टेप्स की है, मैं उसकी ट्रेनिंग 10 स्टेप्स से करवाऊंगी। ठीक है, मैंने अपने ऊपर बर्डन डाला, ओवरलोड किया, तो मेरी ट्रेनिंग बेहतर होगी। So if muscle performance is to improve, a load that exceeds the metabolic capacity of the muscle must be applied. That is, the muscle must be challenged to perform at a level greater than that to which it is accustomed. कि एक मसल है, अगर वो नॉर्मल जितना काम करता है उसको उससे ज्यादा काम करवाओगे तो उसमें इफेक्ट्स आएंगे, उसकी ट्रेनिंग होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। सेम से याद रख लेना ओवरलोड से, कि ओवरलोड करना है बॉडी को जो भी ट्रेनिंग करा रहे हो। इट फोकसेस ऑन इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइजेस, के रेपिटेशन ज्यादा कर दो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दो, या फिर वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करवा रहे हो, अब एक बंदा है वो 1 kg इजिली उठा सकता है, तो आप उसकी ट्रेनिंग 1 kg से नहीं करवाओगे, आप उसको 2 kg दोगे कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वो उठाए। जब वो मेहनत करेगा, जब वो अपना स्ट्रेस लगाएगा बॉडी पे, तो उसकी फिर अंदर अडेप्टेशन आएंगे और उसकी ट्रेनिंग होगी। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। आप हाई रेपिटेशन लो रेजिस्टेंस कराई जाओ और वो पेशेंट ऑलरेडी उतनी कर सकता है तो उसकी ट्रेनिंग कभी भी नहीं होगी। करवाना हमेशा उतना है, पहले आपने पेशेंट को चेक करना होता है कि वो कितना कर सकता है, उसके में कितनी एबिलिटी है। फिर जब आपने पेशेंट को चेक कर लिया तो उसकी एबिलिटी से जब आप ज्यादा करवाओगे देन आप में चेंजेस आएंगे बॉडी में। In a strength training program, the amount of resistance applied to the muscle is incrementally and progressively increased. अच्छा, अब वो बंदा है जिसने 1 kg का स्टार्ट किया और आपने उसको 2 kg स्टार्ट, मतलब वो 1 kg उठा सकता है तो आपने उसको 2 kg से स्टार्ट कर दिया। अब 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये होगा कि वो 2 kg भी इजिली उठाने लग जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसको 3 kg पे कर देना है। मतलब जो भी उसकी कैपेसिटी है ना, उससे आपने ओवरलोड उसको करते जाना है, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस ही इस तरह करेगी। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या करना है, आपने उसकी रेपिटेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जानी है, सिंपल। सेड प्रिंसिपल क्या है कि दो ओवरलोड प्रिंसिपल हो गया कि जी आपने ओवरलोड करना है। सेड प्रिंसिपल होता है, सेड स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। अब वहां यहाँ पे जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कहते हैं कि स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम। अगर आपने किसी की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करानी है तो यू शुड बी स्पेसिफिक ऑन इट कि मैंने इसकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करानी है, मैंने इसको हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशन वाली एक्सरसाइजेस देनी है। अगर आपने किसी की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करानी है और आप उसको लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशन वाली एक्सरसाइजेस दे रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो यू शुड बी स्पेसिफिक कि डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली करवाना है। एक तो ये डिमांड हो गई। दूसरी डिमांड आपने ये देखना है कि कहाँ पे रिक्वायर्ड है। भाई मेरे अपर आर्म में, अपर एक्सट्रीमिटी में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, और मैं लो एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रही हूँ, मुझे कोई इफेक्ट आएगा? कभी भी नहीं आएगा। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि मैंने अगर अपर एक्सट्रीमिटी के मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है तो मैंने अपर एक्सट्रीमिटी का ही एक्सरसाइज करानी है, मैंने पूरी बॉडी की नहीं करानी। So specificity is important. Set principle says it is a framework of specificity is the necessary foundation on which exercise programs should be built. Extension of Wolff's law, body systems adapt over time to the stress. Wolff's law पढ़ा है बायोमैकेनिक्स में, हमने पढ़ा था, लेफ्ट साइड ऑफ द बुक पे लिखा होता है। यस मैम, पढ़ा था। क्या है वुल्फ्स लॉ? मैम जितना आप लोड बढ़ाते जाओगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है, कि जितना आप उसका लोड, वो जितने मसल्स जो सेडेंटरी होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और जो मसल्स काम करते रहेंगे या जो बॉडी के पार्ट्स काम करते रहेंगे वो अडेप्ट हो जाएंगे। यही हमारा जो हमारी जिराफ्स वाली डॉर्फिज्म, किसकी थ्योरी थी जो हमने एफएससी में पढ़ी थी, जिराफ्स वाली, डार्विन्स थ्योरी ऑफ मॉडिफिकेशन के। डार्विन भी यही कहता है कि जो जितना काम करेगा वो उतना इवॉल्व होता जाएगा और जिसने काम नहीं करना वो नहीं होगा।
So set principle उसकी extension है. Now what are the factors that affect muscle tension? Energy stores, fatigue, recovery, age, psychological and cognitive factors. Psychological is very very important. अगर आपका brain ठीक है, अगर आपकी cognition ठीक है, अगर आपका psychological, आप stress में नहीं हो, आपका mood अच्छा है, तो आपका direct effect आएगा आपकी performance पे. एज रिलेटेड ऑफ कोर्स जो यंगस्टर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको मसल सोननेस वगैरह ना हो. आप जब भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं उसके साथ आप कूल डाउन एक्सरसाइजेस भी करो. फटीग का भी यही है, इसके साथ ही है. और एनर्जी स्टोर्स, के बॉडी में एनर्जी स्टोर्स ठीक है, ब्लड सप्लाई आपकी ठीक है. लाजमी बात है, जब आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करोगे तो आपको ब्लड सप्लाई भी अच्छी चाहिए. अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो आपको बीपी आपका लो हो सकता है, आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि आपको चक्कर आ सकते हैं. सो ब्लड सप्लाई होना भी इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मसल टेंशन. नाउ आपके पास आते हैं स्केलेटल मसल की एडेप्टेशंस के. हम देखो, हमारी बॉडी में मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई, दैट मीन्स कि मैंने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कराई और 2 दिन बाद मुझे अफेक्ट मिल गया कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई. ये तो हमारा विजिबल है कि स्ट्रेंथ बढ़ गई. मैंने हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज करवाई, मेरी इंड्योरेंस बढ़ गई, मतलब कि मेरा फटीग पॉइंट लेट हो गया. इंड्योरेंस का मतलब यही होता है कि फटीग आपका लेट आए. इंड्योरेंस ट्रेनिंग का मतलब है कि जो आप 5 मिनट में थकते थे वो आप 10 मिनट में थकोगे, 15 मिनट में थकोगे. तो ये तो हमारी विजिबल चेंजेस है. अब अंदर क्या हो रहा होता है, स्केलेटल मसल में हमारी क्या ऐसी एडेप्टेशन आ रही होती हैं जिसकी वजह से हमारी ये ट्रेनिंग हो रही होती है, वो ये लिखा हुआ है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना. जैसे स्केलेटल मसल की हम बात करें, अब जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है तो हमारे मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं. हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी का मतलब है साइज इंक्रीज हो गया, हाइपरप्लेजिया का मतलब है नंबर इंक्रीज हो गया. फाइबर टाइप कॉम्पोजिशन हो गई, रीमॉडलिंग हो गई टाइप 2 की टाइप 2A में. नो चेंज इन कैपिलरी बेड डेंसिटी, नो चेंज इन माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी. तो हमारे फाइबर्स की जब हाइपरट्रॉफी हो गई और हमारे फाइबर्स का जब नंबर इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. जो 5 फाइबर्स ने फोर्स लगानी है, अब वो 10 फाइबर्स फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. यहाँ पे फाइबर हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वो नहीं चाहिए, स्ट्रेंथनिंग नहीं चाहिए. यहाँ पे हमारा कैपिलरी बेड डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. इन दोनों का क्या मतलब है कि हमारी एनर्जी ज्यादा जनरेट हो रही है, हमारी ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रही है, हमारा फटीग मतलब ऑक्सीजन के लिए स्टोर्स हमें ज्यादा मिल रहे हैं, हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है. कैपिलरी बेड डेंसिटी का मतलब है ब्लड ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, तो हमारा जो फटीग पॉइंट है वो हमारा लेट हो गया. तो ये बेसिकली लॉजिक है. अब अगर मैं वाइवा में पूछूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर हो रही है तो माइक्रो लेवल पे, स्केलेटल लेवल पे क्या अडेप्टेशंस आएंगी जिससे हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, तो ये आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है. सो ये इस तरह ये सारा टेबल आप लोगों ने अच्छे से याद करना है. अच्छे मतलब ये लॉजिक्स हैं कि क्यों हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है, क्यों हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रही है. अच्छे से ये याद कर लीजिएगा. अब अगर इस लेक्चर में कोई इशू है तो मुझे बता दो. नो मैम. इजी लेक्चर है, कॉन्सेप्ट No, है, ma'am. बस कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे याद करते रहो. मैं ये लेक्चर अपलोड करने लगी हूँ तो इंशाल्लाह देख लेना. ठीक है. Yes, Okay. ma'am. ओके मैम. चलो अच्छा, अगर तो यूनिवर्सिटी खुलती है तो आई वांट एवरीवन के जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोग को याद हो. मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स इंस्टिल हो जाए. मुझे वाइवा में रिजल्ट चाहिए आप लोगों को. ठीक है. क्योंकि वाइवा ही एक चीज है जिसमें फेयर जजमेंट हो सकते हैं. ये एलएमएस के जो टेस्ट वगैरह होते हैं ये तो चीटिंग कर करके ही देते हो तुम लोग, पता है, हमको ही पता होता है ये. नहीं मैम, हम लोग मगर बहुत ईमानदार हैं. मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रो एमएससी. 1 भी मुझे पता है ऐसे ही हम लोग की थी, आपको पता ही है. इलेक्ट्रो 1 में भी थे आप लोग. यस मैम, इसलिए तो आपको थेरा में रखा है. अच्छा, इलेक्ट्रो 1 में तो इतना प्रैक्टिकल नहीं था, इसमें बहुत प्रैक्टिकल है. आई रियली वांट कि यूनिवर्सिटी खुल जाए ताकि मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली काम सिखा दूं. थेरा इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें चलो लगता भी है कि हमने कुछ पढ़ा है. बाकी तो सारे ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं कि दूर ही लगते हैं, मगर ये वाला आप लोगों को आना चाहिए. ठीक है. वाइवा मैंने अच्छे से लेना है. मैंने सारे, मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं, हाँ क्या हुआ मेट्स का? मैम मेट्स हमारे ऑन कैंपस होंगे?
बच्चे वो डिपेंड करता है ना कि तब तक आप लोगों के यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं या नहीं, अब ये तो ये सर बताएंगे तो पता चलेगा, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। ओके मैम। ठीक है, चले ओके, अच्छे से लेक्चर पढ़िएगा। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।